जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेड आज के लेक्चर आगाज करने लगे 50। आज के लेक्चर में एक्सटर्नल कंफर्मेशन का टॉपिक हम कंक्लूड करने जा रहे हैं। चैप्टर हमने स्टार्ट किया था ईद से पहले और उम्मीद है ईद के दिनों में आपने खूब रिवीजन की होगी। पेंडिंग अगर कोई कंसेप्ट था उसको रिवाइज कर लिया होगा। किसी की अगर केस स्टडी की प्रैक्टिस असाइनमेंट नहीं कर सके थे वो आपने सारी कसर पूरी कर दी होगी। ऐसा है क्या? ओके, चलिए बहरहाल स्टार्ट करते हैं। कंफर्मेशन में हमने, आपको याद है प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था? मेरे ख्याल आपको तो ये भी याद नहीं होगा। लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा? प्रीवियस लेक्चर में क्या स्टडी किया था हमने? कंफर्मेशन के टाइप्स डिस्कस कर ली थी हमने। उसके बाद रिस्पांस भेज दिया था। अच्छा, रिस्पांस जब आया तो उस रिस्पांस की बेस पे हमने क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं ये भी हमने सीख लिया। प्रोसीजर डिपेंड करता है रिस्पांस पे। जिस तरह का रिस्पांस उस तरह के प्रोसीजर्स। ठीक है, रिस्पांस में क्या हमने ये चीज डिस्कस कर ली थी कि रिस्पांस, अगर रिस्पांस आता ही नहीं तो क्या करना है? रिस्पांस आता है, कोई डिसएग्रीमेंट है तो क्या करना है? अगर डिसएग्रीमेंट की कोई रीजन नहीं बताई, जनरल प्रोसीजर। अगर डिसएग्रीमेंट की कोई रीजन बताई है तो फिर स्पेसिफिक प्रोसीजर। ठीक है, ये क्या याद है? जरा पढ़ के देखे लर्निंग ऑब्जेक्टिव देखा लग रहा है आपको? ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव कौन सा था? लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4। हाँ जी, ये 4 हमने पढ़ लिया ना? यस सर। और 5 भी पढ़ लिया था। यस सर। अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज कर दे, कंफर्मेशन लेटर सेंड नहीं करना। 3 सिचुएशन है, 3 में से, बल्कि पहले एक छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं। अगर छोटा सा क्वेश्चन आपने जवाब सही दे दिया तो मैं ये मान लूंगा कि आपको कंसेप्ट्स याद हैं। ठीक है जी। सवाल मेरा ये है कि हमने नेगेटिव कंफर्मेशन लेटर भेजा डेटर को और जवाब नहीं आया। जवाब नहीं आया तो हमने क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं इस केस में? कुछ भी नहीं। क्यों नहीं करना? शाबाश, क्योंकि नेगेटिव कंफर्मेशन का तो जवाब आता ही नहीं, वो तो हम मांगते ही नहीं। शाबाश, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट कंसेप्ट, 3 सिचुएशन आपके सामने रख रहा हूं, आपने इनमें फर्क बताना क्या है या कोई फर्क है भी कि नहीं। पहली सिचुएशन, ऑडिटर ने डिसाइड किया कि कंफर्मेशन लेटर नहीं भेजना। दूसरी सिचुएशन, मैनेजमेंट ने कहा कि कंफर्मेशन लेटर नहीं भेजना। तीसरी सिचुएशन, कंफर्मेशन लेटर भेजा लेकिन उसका जवाब नहीं आया। 3 सिचुएशन। मेरा ख्याल है तीनों सिचुएशन सेम है, फर्क है इनमें। क्या पहली सिचुएशन कौन सी? क्या ऑडिटर ने कंफर्मेशन लेटर फैसला किया कि मैंने कंफर्मेशन लेटर भेजना ही नहीं। उसने ये फैसला क्यों किया होगा? हाँ, क्योंकि अदर प्रोसीजर से उसको एविडेंस मिल गया होगा, क्योंकि हो सकता है रिस्क कम हो, क्योंकि हो सकता है कि बैलेंस इमटेरियल हो। ये रीजन हुई होगी। शाबाश, बिल्कुल। दूसरा केस, मैनेजमेंट ने कहा कि सर कंफर्मेशन लेटर ना भेजिए। ना, तरतीब से चलना है। पहले हमने रीजन इंक्वायर करनी है। या तो कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन होगी या रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं होगी। अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन है, अल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। अगर एविडेंस मिल गया तो गुड, एविडेंस नहीं मिला तो स्कोप लिमिट। और फिर अगर जो स्कोप लिमिटेशन चैप्टर 2 में हम करते होते हैं वो सारा करेंगे। सिर्फ स्कोप लिमिटेशन छोड़ के यहाँ पे क्वेश्चन को खत्म नहीं कर देना, बल्कि क्या करना है, स्कोप लिमिटेशन लिखने के बाद जो चैप्टर 2 में सारा कुछ लिखते होते थे वो लिखेंगे। भैया इसका इंपैक्ट मटेरियल है तो क्वालिफाइड ओपिनियन, परवेसिव है तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, और फिर बेसिस फॉर क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, और फिर उसके बाद की ऑर्डर मैटर सेक्शन की बात करेंगे, है ना। क्वालिफाइड ओपिनियन में क्या बात करेंगे? की ऑर्डर मैटर सेक्शन की के, हाँ, कि की ऑर्डर मैटर में बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन का रेफरेंस आएगा। क्या बात करनी है कि की ऑर्डर मैटर सेक्शन में बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन का रेफरेंस आएगा, ये लाइन लिखनी है। और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में क्या लाइन लिखनी है कि बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में की ऑर्डर मैटर सेक्शन का रेफरेंस आएगा, या की ऑर्डर मैटर सेक्शन में बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन का रेफरेंस आएगा।
गलत। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन के केस में तो की ऑर्डर मैटर सेक्शन आता ही नहीं, उसका तो जिक्र ही कोई नहीं होगा, ना इधर रेफरेंस होगा ना उधर रेफरेंस होगा, भूल गए आप। चलिए अच्छा, ये तो होगी बात। चले, जब मैनेजमेंट ने कहा कि सर कंफर्मेशन लेटर ना भेजिए, हमने कहा रीजन पूछेंगे उससे, वैलिड रीजन हुई तो ये होगा, वैलिड रीजन ना हुई तो क्या होगा? तो फिर अल्टरनेटिव प्रोसीजर एक ही होता है, क्या दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस को कम्युनिकेट किया जाए, क्योंकि ये स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट है। अगर स्टिल मैनेजमेंट कंफर्मेशन लेटर सेंड ना करने दे तो मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे डाउट क्रिएट होगा, रिस्क ऑफ फ्रॉड बढ़ जाएगा और हम विड्रॉल भी कर सकते हैं अगर पॉसिबल एंड प्रैक्टिकेबल हो। क्या ये बात आपको पता है? कितने स्टूडेंट को ये बात पता है कि जब भी मैनेजमेंट हमें रिक्वेस्ट करेगी या कंफर्मेशन लेटर सेंड नहीं करने देगी तो हमने रीजन पूछनी है और अपने आंसर को दो हिस्सों में डिवाइड करना है कि अगर रीजन वैलिड हुई तो क्या करना है, रीजन वैलिड नहीं हुई तो क्या करना है। क्या आपको ये बात पता है? कि अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज कर दे कंफर्मेशन लेटर सेंड करने से तो हम क्या करते हैं, फौरन स्कोप लिमिटेशन पे जंप नहीं लगानी। मैनेजमेंट रिफ्यूज करे तो फौरन स्कोप लिमिटेशन पे जंप नहीं लगानी, बल्कि क्या करना है, रीजन पूछनी है। रीजन या तो वैलिड होगी या वैलिड नहीं होगी, या रीजनेबल जस्टिफिकेशन होगी या नहीं होगी, तो अपना आंसर दो हिस्सों में लेके जाना है। डन। अच्छा, ये तो क्या दूसरा केस। पहला केस था ऑडिटर ने खुद डिसाइड किया कंफर्मेशन लेटर नहीं भेजना, केस स्टडी में पहचानना है केस कौन सा है, इसलिए बता रहा हूं। और दूसरा केस कौन सा हो सकता है, जब मैनेजमेंट कहे कंफर्मेशन लेटर नहीं भेजने। तीसरा केस क्या हो सकता है, जब कंफर्मेशन लेटर भेजी जाए उसका जवाब ना आए। तो अगर नेगेटिव कंफर्मेशन थी तो गुड, सब कुछ ठीक है। अगर पॉजिटिव कंफर्मेशन का जवाब नहीं आया तो फॉलोअप के बाद अल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। अल्टरनेटिव प्रोसीजर क्या हो सकते हैं ये मुझे बताएंगे मेरे भाई। डेटर को कंफर्मेशन लेटर सेंड किया, जवाब नहीं आया, सब्सिक्वेंट रिसीट को इंस्पेक्ट करेंगे, डेटर से कितना कैश रिसीव हुआ, क्योंकि सब्सिक्वेंट रिसीट ऑफ कैश इस बात का एविडेंस है ये रेंट पे रिसीवेबल एग्जिस्ट करता था। और अब जाहिर है सारे डेटर्स के या एक ही डेटर के सारे पैसे तो हो सकता है रिसीव ना हुए हो, कुछ रिसीव हुए कुछ नहीं। जो रिसीव नहीं हुए वो कैसे पता चलेगा? ठीक है, बैलेंस। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का नाम लिखना चाहिए कि नहीं? जिस सब्सटेंटिव प्रोसीजर में आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के नाम नहीं ना लिखे वो आपका वीक प्रोसीजर है, आधे नंबर मिलेंगे। यहाँ पे क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे? सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या है, वो डॉक्यूमेंट्स उस ट्रांजैक्शन के लिए बनते हैं। जैसे सेल्स की ट्रांजैक्शन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनते हैं? सेल ऑर्डर, गुड डिस्पैच नोट, कस्टमर एक्नॉलेजमेंट कि उसने चीजें रिसीव कर ली है, इनवॉइस, ठीक है जी। और मंथली अकाउंट स्टेटमेंट जो कस्टमर भेजते हैं एक दूसरे को, कस्टमर सप्लायर उनको इंस्पेक्ट कर सकते हैं, कोई डिस्प्यूट है उसकी डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये हमारे प्रोसीजर थे जो हमने कब परफॉर्म करने हैं? रिप्लाई पॉजिटिव कंफर्मेशन। क्लियर? तो तीन सिचुएशन, तीनों में फर्क समझ आ गया? कंफर्मेशन के लिहाज से तीन सिचुएशन कौन सी खास तौर पे बताई? पहली, ऑडिटर खुद डिसाइड करे कंफर्मेशन लेटर नहीं भेजना, दूसरी मैनेजमेंट कहे कंफर्मेशन लेटर नहीं भेजना, तीसरे कस्टमर से रिप्लाई ना आए। ठीक है, तो केस स्टडी में ध्यान से देख लीजिएगा कि ओरिजिनेशन कहां से हो रही है, ऑडिटर की तरफ से हो रही है, क्लाइंट की तरफ से हो रही है, कस्टमर की तरफ से, उसके लिहाज से आपके प्रोसीजर बनेंगे। ठीक है जी। तो हमने ये प्रोसीजर भी हाँ क्लियर हो गया। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 और 5 यही पढ़ा था हमने, 4 और 5 क्लियर हो गया। चलिए अब इसके कुछ दो केस स्टडी के क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए हैं और बाकी आपको आज होम असाइनमेंट के तौर पे दिए हैं 2 क्वेश्चन, लेकिन दोनों हैं ऐसे जो कि फ्रीक्वेंटली, खासतौर पे ये वाला क्वेश्चन जो पहले डिस्कस करने जा रहे हैं ये तो फेवरेट है इस पूरे चैप्टर में। अगर आगे ना सर सबसे फेवरेट केस स्टडी कौन सी है आई कैप की इस पूरे चैप्टर में, तो ये आपके सामने है। स्टार्ट करें जी डिस्कशन करना। कोई भी केस स्टडी हुई सबसे पहले हमने क्या काम करना है? रिक्वायरमेंट और क्यों पढ़नी है, चैप्टर का पता चल जाएगा, टॉपिक का पता चल जाएगा कौन सा टॉपिक है। ठीक है,
और हमारे जो केस स्टडी की ड्राफ्टिंग होगी वो उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगी। रिक्वायरमेंट में जो उसने पूछा हमारे केस स्टडी का वो हेडिंग बनेगी। रिक्वायरमेंट में जो कुछ उसने पूछा वो हमारी केस स्टडी की हेडिंग बनेगी। अगर एक चीज पूछी है तो एक हेडिंग बनेगी, दो चीज पूछी है तो, यानी हमने अपने आंसर को ड्राफ्ट करना है इन अकॉर्डेंस विद रिक्वायरमेंट। यहां पे रिक्वायरमेंट क्या है, आइए जरा देखते हैं। कह रहा है रिक्वायर्ड क्या है। रिक्वायर्ड असेस द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ वर्क परफॉर्म्ड बाय द ऑडिट टीम। देखो क्या ऑडिट टीम ने वर्क सही एप्रोप्रिएट परफॉर्म किया। आल्सो सजेस्ट द एडिशनल प्रोसीजर्स विच द ऑडिट टीम में परफॉर्म। ठीक है, और फिर कुछ एडिशनल प्रोसीजर जो ऑडिट टीम परफॉर्म कर सकती है वो बताने हैं हमने। यानी हमने क्या करना है, बताना है कि ये अप्रोप्रिएट है कि नहीं, और अगर अप्रोप्रिएट नहीं है, कोई कमी पेशी रह गई है तो फिर बताना है क्या। भाई पहले रिक्वायरमेंट को पढ़ के मुझे बताएं क्या कह रहा है वाला। असेस द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ वर्क परफॉर्म्ड बाय ऑडिट टीम, यानी क्या कह रहा है कि ऑडिट टीम ने जो काम किया है वो ठीक है कि नहीं, एप्रोप्रिएट है कि नहीं, पूरा हो गया कि नहीं, हक अदा हो गया कि नहीं ये। और अगर कहीं कमी बेशी रह गई है तो फिर क्या कह रहा है, आल्सो एडिशनल प्रोसीजर इफ एनी, अगर कोई रह गया तो विच ऑडिट टीम में जो उसे अब परफॉर्म करना चाहिए। ठीक है, ऊपर जब हमने केस स्टडी देखी तो हमें पता चला कि ये डेटर्स को कोई कंफर्मेशन, देखिए रिक्वायरमेंट में उससे नहीं बताया हमें कि कौन सा वाला चैप्टर, रिक्वायरमेंट से नहीं पता चल रहा। लेकिन ऊपर फिर जब केस स्टडी की तरफ देखा तो हमें पता चला कि कुछ कस्टमर को कंफर्मेशन लेटर भेजा है, कस्टमर है, कंफर्मेशन लेटर भेजा है, ये बैलेंस था एज पर बुक्स, ये कस्टमर ने बैलेंस कंफर्म किया है और ये आगे उसने कमेंट दिए हैं। हमने हर केस में दो चीजें बतानी है, हर केस में दो चीजें बतानी है। क्या चीजें, वर्क एप्रोप्रिएट है कि नहीं, और दूसरा एडिशन की जरूरत है कि नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कह रहा, you are the audit manager responsible for the audit of NKL Limited for the year ended 28 फरवरी 2021। इसको अंडरलाइन कर ले डेट को। क्या केस स्टडी के अंदर डेट्स अहम है? यस, केस स्टडी के अंदर डेट्स अहम है। बाज़ औक़ात सब्सिक्वेंट इवेंट का कंसेप्ट आ जाता है, बाज़ औक़ात इंटरिम ऑडिट का कंसेप्ट आ जाता है, बाज़ औक़ात हो सकता है कोई और कंसेप्ट। डेट्स अहम है, डेट्स को अंडरलाइन करना है। कर लिया अंडरलाइन 28 फरवरी को, ओके। नेक्स्ट, द ऑडिट टीम has prepared the following summary of debtors balances for your review। ये debtors के बैलेंस की समरी है। क्या? summary of debtors balances and their confirmed amount as at 31st January 2021। ये इसमें जो debtors balance and their confirmed amounts से मुझे पता चला कि लगता है डेटर को कंफर्मेशन लेटर सेंड किया है और आगे चल के वो इसको मजीद एलैबोरेट भी कर रहा है। बताइए पहली लाइन में कोई गड़बड़ नजर आ रही है आपको? हाँ, यही पे मार खा गया। हालांकि अभी बताया आपको डेट को अंडरलाइन करना है। ये है 28, ये रेंट क्या है हमारा 28 फरवरी, और ये कंफर्मेशन किस डेट पे 37। ये रेंट 28 फरवरी हो तो क्या 31 जनवरी कंफर्मेशन लेटर सेंड कर सकते हैं? और ये रेंट कोई आगे वाला है क्या? ये रेंट से पहले कंफर्मेशन लेटर सेंड कर सकते हैं? ये रेंट से पहले कंफर्मेशन लेटर सेंड कर सकते हैं? अगर ये रेंट से पहले कंफर्मेशन लेटर सेंड करते हैं तो फिर क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं करना पड़ता। ऐसा है क्या? कुछ नहीं। ये रेंट से पहले कंफर्मेशन लेटर सेंड करें तो क्या करना पड़ता है? अगर ये 31 दिसंबर है, हमने 31 अक्टूबर पे कंफर्मेशन लेटर सेंड कर दिया, अब क्या करना पड़ेगा? नवंबर और दिसंबर की ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करना पड़ेगा अलग से। अगर इंटरनल ऑडिट में कंफर्मेशन लेटर सेंड करे तो क्या करना पड़ता है? फाइनल ऑडिट पे रिमेनिंग ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करना पड़ता है अलग से। तो इसका मतलब यहां पे आपने क्या करना है? आपने वो प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं जो इंटरनल ऑडिट पे कंफर्मेशन की वजह से फाइनल ऑडिट पे मजीद प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे। याद है क्या हमने कोई इस तरह के प्रोसीजर पढ़े हैं कि अगर इंटरिम ऑडिट में कंफर्मेशन लेटर सेंड करे तो फाइनल ऑडिट पे एडिशनल प्रोसीजर क्या परफॉर्म करने हैं?
क्या हमने कोई इस तरह की बात पढ़ी है? नहीं पढ़ी। पढ़ी होती तो आपके ये 12 ना बजे होते चेहरों पे। कुछ पता ही नहीं है सर क्या बोल रहे हैं क्या भाई, क्या मैं क्या बताया, मैंने बताया मेरे भाई अभी अभी क्या कंसर्ट बताया, अभी क्या कंसर्ट बताया, अभी कहां मिसिंग बकरा, क्या कंसेप्ट अभी मैंने ये बताया कि अगर इंटरम ऑडिट पे कंफर्मेशन लेटर सेंड कर लें किसी इंटरम डेट पे, इंटरम डेट किस डेट को बोलते हैं भला, ईयर एंड से पहले वाली डेट पे, जिस साल का हम ऑडिट कर रहे हैं उसके ईयर एंड से पहले वाली डेट, जैसे 31 दिसंबर 2025 का ऑडिट कर रहे हो तो 30 नवंबर क्या होगा, इंटरम डेट। 30 नवंबर जो प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे होंगे वो इंटरम ऑडिट कहलाएगा। 31 अक्टूबर क्या कहलाएगा, इंटरम डेट। असूली तौर पे कंफर्मेशन लेटर कब भेजना चाहिए, ये एंड पे। अगर इंटरम डेट पे भेज दे तो क्या करना है, जो दरमियान का टाइम पीरियड है इंटरम डेट और ईयर एंड, इसकी ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। वो क्या होंगे, वो पढ़े थे। क्लाइंट से ट्रांजैक्शन की लिस्ट लेंगे, बैलेंसेस को कंपेयर करेंगे, जिन पार्टीज में ज्यादा ट्रांजैक्शंस हैं उनको सेलेक्ट करेंगे, टेस्ट ऑफ डिटेल परफॉर्म करेंगे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करेंगे, वगैरह वगैरह। कुछ याद आया कि नहीं आया? जरा ढूंढे आपकी किताब में कहां पे ये लिखा हुआ है कि अगर इंटरम डेट पे कंफर्मेशन लेटर सेंड करेंगे तो फाइनल, तो भाई क्यों नहीं पढ़, ओके कोई बात नहीं, गैप आ गया ना इस वजह से, 7 8 10 दिन में तो बड़ी चीज है ना। हाँ, तो आज घर जाके खूब रिवीजन करनी है, सारा पिछला पढ़ा हुआ रिवाइज करना है। कौन सा पहली दफा पढ़ना है जो कि मुश्किल होगा, हो जाएगा, पहले पढ़ा हुआ है भाई। अगर हम एक काम पहले कर चुके हैं तो क्या दोबारा भी वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? एक टॉपिक पहले तैयार कर चुके हैं, क्या दोबारा भी तैयार कर सकते हैं कि नहीं? हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं। पहले भी हमने सीए के पेपर पास किए हुए ना, तो ये भी कर सकते हैं। अगर हम पहली दफा पेपर पास कर सकते हैं तो दूसरी टर्न में भी पेपर पास कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते? लेकिन इसका एक दूसरा रुख भी है तस्वीर का, क्या अगर पहले है लगे तो दूसरे में है, हाँ? तो क्या करना है, तैयारी, हाँ नहीं तीसरी की तैयारी नहीं करनी आप, तो पता होना चाहिए, क्विकली रिवीजन करें। आगे लेसन क्या मिला हमें, आगे चलते जाएंगे। अब तकरीबन हमारा समझ लीजिए 50% सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो अब आगे चैप्टर्स बढ़ते जाएंगे, तो साथ में प्रीवियस चैप्टर को भी रिवाइज करते जाना है, ठीक है? तो ये मिले कि नहीं मिले प्रोसीजर? यहां पे ये प्रोसीजर आएंगे या नहीं इस केस स्टडी के अंदर? क्यों आएंगे, रीजन बताएं। क्योंकि कंफर्मेशन लेटर आप इंटरम डेट पे सेंड कर रहे हैं, ईयर एंड पे नहीं, बैलेंस शीट डेट पे नहीं, इंटरम डेट पे। बस समझ गए? ओके चले इस लाइन में ये तीन चार नंबर तो इधर ही हमें मिल गए, क्योंकि कम से कम 3-4 प्रोसीजर तो होंगे जो आपने लिखने हैं। नेक्स्ट, assertions, verified completeness, कट ऑफ एंड राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। भी बताइए, नो गड़बड़, शाबाश। इसमें नो नहीं, 2 गड़बड़, 2। क्या गड़बड़ा बताएं? पहली गड़बड़ है कंप्लीटनेस की assertion वेरीफाई नहीं होती कंफर्मेशन से, पढ़ा था ये। दूसरी गड़बड़ क्या है? गलतियां 2 तरह की होती हैं, एक होती है एरर, एक होती है ओमिशन। एरर वो गलती जो आपके सामने है, जो चीज हमारे सामने होती है ना, उसको आइडेंटिफाई करना आसान है, और जो चीज सामने नहीं होती उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। इसीलिए लेकिन चूंकि हमारी ऑडिटिंग ये कहती है एरर भी मिस स्टेटमेंट है, ओमिशन भी मिस स्टेटमेंट है, तो हमें केस स्टडी के अंदर दोनों को अलर्ट होना चाहिए, दोनों के लिए। एरर क्या होता है? वो गलती जो हमारे सामने है। ओमिशन क्या है? वो गलती जो हमारे सामने नहीं है। क्या जो चीज हमारे सामने नहीं है वो भी गलती है? बिल्कुल। भाई परचेज रिकॉर्ड ही नहीं की, सेल्स ओवरस्टेट कर दी, गलत रिकॉर्ड कर दी, ये भी गलती है। परचेज रिकॉर्ड ही नहीं की, ये भी गलती है। दोनों में फर्क क्या है? सेल्स एरर है यानी गलत किया,
और परचेज ओमिशन है। एरर आप आसानी से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ओमिशन नहीं। यहां पे असल में एरर भी है। एरर क्या है भाई? कंप्लीटनेस गलत है, ये नहीं होना चाहिए। यहां पे ओमिशन भी है। ओमिशन क्या है? हाँ जी, कंफर्मेशन में सबसे अहम असर्शन एग्जिस्टेंस, वो तो लिखी नहीं भाई, वो तो लिखी ही नहीं। और वैल्यूएशन भी कर सकते हैं किसी हद तक, वो भी नहीं लिखी। तो जो असर्शन गलत वेरीफाई हो रही है वो तो आपने आइडेंटिफाई कर ली, और जो सही वेरीफाई हो रही है, ऐसे है ना, नहीं कर पाए ना। नहीं, आप ये तो सोच ही नहीं रहे कि एग्जिस्टेंस होनी चाहिए कि नहीं, वैल्यूएशन होनी चाहिए कि नहीं, ये नहीं। आप तो ये सोच रहे हैं ये दर्शन होती क्या है, ये क्या बोला, ये क्या पढ़ा। आप तो ये ऐसा ही है ना। असर्शन क्या चीज होती है ये आपको पता है? बताइए जरा, असर्शन क्या होती है भाई? अगर बता देना कंसेप्चुअल डेफिनेशन, कंसेप्ट ही बता दें। लाइन आइटम में जिससे गलती, अच्छा कितनी तरह की गलतियां हो सकती हैं या कितनी तरह की असर्शन होती है जो कि लाइन आइटम में हमने चेक करनी होती हैं? 6 तरह की। वो डिपेंड किस पे करता है कि क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन की लाइन आइटम है या अकाउंट बैलेंस की। क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन किसे बोलते हैं? इनकम स्टेटमेंट। अकाउंट बैलेंस बैलेंस शीट। क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन का एरिया हो तो 6 डिफरेंट। ये बताया कि नहीं बताया? कोई हमने ऐसा कंसेप्ट कभी पढ़ा है कि जिसमें 6 असर्शंस आ रही हो? पक्का? कहां पढ़ा था? रिस्क असेसमेंट। हाँ जी, किधर है? मुझे दिखाएं, मुझे तसल्ली नहीं हो रही, मुझे दिखाएं पहले। मुझे पेज नंबर बताएं जहां पे मैंने आपको असर्शंस का कंसेप्ट पढ़ाया हो। 61। ये जो न्यू एडिशन के मुताबिक है 61। हाँ, ये 6 असर्शन, 6 जो है वो अकाउंट बैलेंसेस यानी बैलेंस शीट की आइटम, और 6 ही असर्शन क्लासेस। तो हर लाइन आइटम, चाहे वो इनकम स्टेटमेंट हो या बैलेंस शीट हो, उसमें 6 चीजें वेरीफाई करनी होती हैं। उसमें हमने हर टी काउंट की कितनी चीजें वेरीफाई करनी है, चाहे वो इनकम स्टेटमेंट का हो चाहे बैलेंस शीट का हो। ये आपको 100% याद होनी चाहिए, क्योंकि इनका जब हमने एक सब्सटेंटिव प्रोसीजर वाला चैप्टर अभी नहीं ना पढ़ा हुआ, जब वो पढ़ेंगे तो उसमें एक्सर्शन आपने याद की होंगी तो आप आसानी से उसको कवर कर लेंगे। एक्सर्शन याद नहीं होंगी तो रट्टा लगाना पड़ेगा। रट्टा लगाएंगे तो केस स्टडी को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमने अप्रोच के साथ, कंसेप्ट के साथ चलना है। तो आज का सबसे अहम काम, आज जब आप घर जाएंगे, आज की सबसे अहम होम असाइनमेंट क्या है? असर्शंस को याद करना है। असर्शन को याद करना है और समझना है। ठीक है? अकरेंस का मतलब क्या होता है? हाँ, ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड हुई है वो जेन्युइनली अकर हुई हो, जेन्युइनली ट्रांजैक्शन या इवेंट वो हुआ हो। और कंप्लीटनेस का मतलब क्या है? कंप्लीटनेस का मतलब क्या है कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस अकर हुई है सारी की सारी रिकॉर्ड हो गई है। जो ट्रांजैक्शन हुई है वो कंप्लीटली रिकॉर्ड हो गई हो। कट ऑफ का मतलब क्या है? कट ऑफ असर्शन का मतलब क्या है? शाबाश, क्या मतलब कट ऑफ? कि ट्रांजैक्शन सही अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड हुई हो, यानी इस साल की ट्रांजैक्शन अगले साल में, अगले साल की इस साल में ना आई हो। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? क्लासिफिकेशन का मतलब कि ट्रांजैक्शन सही अकाउंट में रिकॉर्ड हुई हो, सेल्स अदर इनकम में ना हुई हो, रिपेयर एक्सपेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड ना हुआ हो। यह है क्लासिफिकेशन। ये आपने पढ़ना है। आज की सबसे अहम होम असाइनमेंट क्या है? असर्शन को पढ़ना है, याद करना है और समझना है कि किस असर्शन का क्या मतलब है, किस असर्शन का क्या। तो यहां पे असर्शन वेरीफाइड में एक नहीं 2 गलतियां। कौन कौन सी? एक, कंप्लीटनेस नहीं होना चाहिए था, और दूसरा एग्जिस्टेंस होना चाहिए था, होना चाहिए था। अच्छा, अब ये तो है, चले 2 हेडिंग्स में आगे। अब ये आपके सामने ये आई कि आपकी टिपिकल केस स्टडी है, याद रखिएगा। ठीक है?
इसमें ICAP क्या करता है, आपको कहता है कि आपने कुछ डेटर्स को कंफर्मेशन लेटर भेजा और जो रिस्पांस आया वो बताएगा। आपसे क्या पूछेगा, इस रिस्पांस के बाद आप क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। फिर से मुझे बताइए, कंफर्मेशन वाले चैप्टर में जो ICAP सबसे ज्यादा केस स्टडी पूछता है वो केस स्टडी क्या होती है, क्या स्टाइल होता है केस स्टडी का। कुछ डेटर्स की लिस्ट देगा आपको, उसका बैलेंस देगा, कंफर्मेशन लेटर भेजा, जो जवाब आया वो जवाब बताएगा, डेटर्स की लिस्ट देगा और कंफर्मेशन लेटर का जवाब बताएगा क्या आया। आपसे क्या पूछेगा, इसके बाद बताओ प्रोसीजर कौन सा। जरा मुझे बताइए, क्या हमने अपने चैप्टर में कोई हिस्सा का लर्निंग ऑब्जेक्टिव पढ़ा है जिसमें हमें ये सिखाए कि कंफर्मेशन लेटर भेजना है तो जब जवाब आएगा तो क्या प्रोसीजर परफॉर्म करना है। क्या हमने हिस्सा का लर्निंग ऑब्जेक्टिव पढ़ा है, किस तरह का लर्निंग ऑब्जेक्टिव भाई, किस तरह का, कि जवाब आएगा तो हमने क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। कौन सा है लर्निंग ऑब्जेक्टिव, उंगली रखें जरा उसके ऊपर, दिखाएं मुझे कौन सा। शाबाश, ये कौन सा है, कौन सा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है जिसमें हमने ये चीज सीखी कि कंफर्मेशन लेटर जो है, कंफर्मेशन लेटर का जवाब आएगा तो क्या प्रोसीजर, किधर है जरा बताएं बताएं। अच्छा उंगली रखे ऊपर, कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। आपको पता है सबसे ज्यादा लर्निंग पावर किस एज में होती है, ये 5वीं 6वीं 7वीं 8वें साल की उम्र में बच्चों में सबसे ज्यादा लर्निंग पावर होती है। तो जो एजुकेशनिस्ट होते हैं ना, माहिर, वो ये कहते हैं कि बच्चों से सीखे कि जल्दी कैसे आपने सीखना है। ठीक है, तो बच्चों की बड़ी आदत, एक कॉमन आदत क्या होती है, हमारी भी बचपन में आदत होती है क्या, जब कोई चीज पढ़ते होते थे ना तो पेंसिल या उंगली रखते थे, ऐसा ही है। अब आपको लगेगा ये तो बड़ी बच्चों वाली बात है। 30% डिस्ट्रैक्शन रिमूव हो जाती है। कितने, 30%। आप या यूं कह लीजिए 30% मोर फोकस्ड हो जाते हैं जब आप जो पढ़ रहे हैं उसके ऊपर उंगली रखें या पेंसिल रखें, आजमा के देख लीजिएगा। उंगली रखें या सिर्फ छोटी सी आदत है क्या भाई, जो पढ़ रहे हैं उसके ऊपर उंगली रख ली, ऐसे उंगली फेरें जैसे बचपन में फेरते थे, या पेंसिल रख ली, पेंसिल ऐसे। 30% आपका अटेंशन फोकस हो जाती है, कंसंट्रेट मोर कर पाते हैं आप। ठीक है, तो बताएं जरा किधर पढ़ा था, उंगली रख के बताएं। हाँ, ये मोर प्रोसेस। तो आइए सर आप देखते हैं उसने, अब हमें देखें केस को समझे, केस को समझे। वरना क्या होता है कि जैसे ही टेबल सामने आता है हम कहते हैं ओहो ऑडिट में टेबल कहां से आ गया, ये काउंटिंग का कुछ तो बड़ा मुश्किल क्वेश्चन होगा। नहीं, सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रेजेंट किया उसने टेबल की फॉर्म में, हमसे कैलकुलेशन नहीं करवा रहा कोई। हमने अब 4 हमारे सामने डेटर्स है, हमने हर डेटर में 2 चीजें बतानी है, रिक्वायरमेंट में बोल रहा है। क्या 2 चीजें बतानी है, अप्रोप्रिएट है कि नहीं, सब काम ठीक हो गया कि नहीं, और अगर नहीं हुआ तो अब क्या करना। डेटर अल्फा एज पर बुक्स, हमारा एज पर बुक्स का मतलब क्या है, हमारे क्लाइंट के रिकॉर्ड के मुताबिक, उसके लेजर के मुताबिक बैलेंस है 8 लाख। डेटर्स ने कितना बोला, मैंने कितना देना है, तो बताइए। कमेंट्स भी कोई नहीं है, क्या मतलब अप्रोप्रिएट है। कोई फर्दर प्रोसीजर, पहले आप लिखेंगे मैं अप्रोप्रिएट है, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, नो एडिशनल प्रोसीजर रिक्वायर्ड। सेकंड बीटा डेट एज पर बुक्स कितना है, बैलेंस कंफर्म कितना किया, आगे क्या लिखा है, कंफर्मेशन वाज रिटर्न्ड बाय द कोरियर ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इनवैलिड एड्रेस। तो बैलेंस किसने कंफर्म, किसने कर दिया। अच्छा आगे बता रहा है, कंफर्मेशन वाज रीसेंट बाय द क्लाइंट थ्रू इट्स राइडर। क्लाइंट के राइडर के जरिए से कंफर्मेशन भिजवाई गई। रिप्लाई वाज रिसीव्ड डायरेक्टली बाय द ऑडिटर। फिर रिप्लाई आया, तो डायरेक्ट हो तो क्या, इनडायरेक्ट का मतलब क्या है, सेंड डायरेक्ट करें, डायरेक्ट का मतलब क्या है, सेंड डायरेक्ट करें, रिसीव डायरेक्ट करें, कि दोनों डायरेक्ट करें, दोनों डायरेक्ट करें, दोनों डायरेक्ट करें। तो ये क्या है, इनडायरेक्ट का क्या मतलब हुआ, हम क्या लिखेंगे, क्या ये अप्रोप्रिएट है, हम लिखेंगे ये अप्रोप्रिएट नहीं है, ये तो क्यों नहीं है, ये तो इनडायरेक्ट है, बिकॉज इट वाज सेंट थ्रू क्लाइंट राइडर। इट इज इनडायरेक्ट, इट इज नॉट अप्रोप्रिएट। क्यों, बिकॉज कंफर्मेशन इज इनडायरेक्ट एज इट वाज सेंट थ्रू क्लाइंट राइडर। क्लाइंट राइडर के जरिए से सेंड की गई थी, इसलिए ये इनडायरेक्ट है।
तो एप्रोप्रिएट नहीं है। पर्टिकुलरली कंसीडरिंग द फैक्ट दैट अर्लियर इट वाज रिटर्न्ड अनडिलीवर्ड, खास तौर पे इस चीज का भी जहन में रखें। किस चीज को? कि भैया पहले सेंड किया था तो अनडिलीवर्ड आ गया था, तो इंडिकेशन है क्या कि शायद ये डेटर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। भी है कि नहीं? भाई सिर्फ इसमें केस एप्रोप्रिएटनेस में इतना भी लिख दें तो आपने जस्टिफाई कर दिया क्या कि ये कंफर्मेशन इनडायरेक्ट है। लेकिन साथ में अगर समथिंग सस्पिशियस और है चीज, वो भी डिस्कस करनी चाहिए कि नहीं? इस केस स्टडी बी के सिर्फ इतना लिख दूं कि इनडायरेक्ट था कि समथिंग सस्पिशियस अगर कोई आ रहा है वो भी डिस्कस करूं। समथिंग सस्पिशियस क्या है? और पहले अनडिलीवर्ड, तो दोनों पॉइंट लिखने चाहिए, इनडायरेक्ट भी लिखना चाहिए, अनडिलीवर्ड भी लिखना चाहिए, पक्का। तो इसकी वजह से हमने कहा भैया ये अप्रोप्रिएट तो नहीं है। अब एडिशनल प्रोसीजर क्या परफॉर्म करने चाहिए? डायरेक्ट रिप्लाई करें, कंफर्मेशन लेटर सेंड करें, शाबाश, ठीक है। और अगर जवाब नहीं आता फिर भी अल्टरनेटिव प्रोसीजर पे फोकस करें। अल्टरनेटिव प्रोसीजर लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेंशन कर दे काफी है, क्योंकि यहां पे क्लियरली वो नॉन रिस्पॉन्स को डिस्कस नहीं कर रहा, इनडायरेक्ट रिस्पॉन्स को डिस्कस कर रहा। तो हम लिखेंगे कि जो इनडायरेक्ट रिस्पॉन्स है ये रिलायबिलिटी पे डाउट क्रिएट करता है, इसीलिए हमें इसमें क्या करना चाहिए? डायरेक्ट एविडेंस ऑब्टेन करने की कोशिश करनी चाहिए। हम दोबारा कंफर्मेशन लेटर सेंड करेंगे कस्टमर को डायरेक्ट और स्टिल रिस्पॉन्स नहीं आता तो अल्टरनेटिव प्रोसीजर की तरफ जाएंगे, परफॉर्म करेंगे। भाई बात समझ आई? तो बताइए क्या ये एप्रोप्रिएट था सेकंड वाला बीटा वाला केस? मैं क्यों एप्रोप्रिएट नहीं था? पहला इनडायरेक्ट था और फिर पहले वाला जो कंफर्मेशन अनडिलीवर्ड भी था, ठीक है। तो इससे हमें लग रहा है कि कुछ लग रहा है कि टेम्परिंग हो रही है, कहीं टेम्परिंग हो रही। तो हमने फिर एडिशनल प्रोसीजर में क्या लिखा? स्टेप नंबर 1 दोबारा कंफर्मेशन लेटर सेंड करो डायरेक्टली। स्टेप नंबर 2 अगर रिस्पॉन्स नहीं आता, क्लियर? पहले वाला भी क्लियर हो गया, दूसरा भी क्लियर, कोई प्रॉब्लम? ये ध्यान से इसको देख लें, आई कैप की फेवरेट केस स्टडी है, ये बार बार इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके सामने। गैमा 7 लाख बैलेंस है, कंफर्म्ड बाय डेटर, नो रिप्लाई रिसीव्ड। अच्छा यहां पे रुक के मैं सोच रहा था कि मैं प्रोसीजर लिखूं, कौन से वाले प्रोसीजर? नॉन रिसीव्ड वाले। लेकिन जब मैंने केस स्टडी पढ़ी या रिकमेंड पढ़ा, गैमा हैज गॉन इनटू, तो मुझे पता चला कि उसकी एग्जिस्टेंस से ज्यादा बड़ा मसला उसकी वैल्यूएशन में है। पता नहीं पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, लिक्विडेशन। तो यहां पे मुझे कौन से प्रोसीजर परफॉर्म करने चाहिए? कंफर्मेशन का जवाब नहीं आया तो मुझे नॉन रिस्पॉन्स के प्रोसीजर भी मैं लिख सकता हूं 2-3, लेकिन लाजमी मजीद क्या प्रोसीजर पर लिखने हैं? लिक्विडेशन के, वैल्यूएशन ऑफ डेटर्स के। वैल्यूएशन ऑफ डेटर्स के क्या प्रोसीजर होंगे इस केस में? एक तो चले एग्जिस्टेंस को वेरीफाई करने के लिए नॉन रिस्पॉन्स के 2-3 प्रोसीजर लिख दें। नॉन रिस्पॉन्स के 2-3 प्रोसीजर क्या हैं? नॉन रिस्पॉन्स के 2-3 प्रोसीजर क्या है? सो रहे हैं, पता नहीं क्या सोच रहे हैं। नॉन रिस्पॉन्स के प्रोसीजर क्या हैं? डॉक्यूमेंट चेक कर लें, कट ऑफ टेस्ट परफॉर्म कर लें। अच्छा अब ये जो लिक्विडेशन है इससे रिलेटेड क्या प्रोसीजर होंगे? कैसे पता चलेगा किस अमाउंट की प्रोविजन रिकॉर्ड करनी है? प्रोविजन तो इंश्योर करेंगे जो अमाउंट लाइकली नॉट टू बी रिकवर्ड है उसकी प्रोविजन रिकॉर्ड करें। अब ये भी बताएं कैसे पता चलेगा कितनी अमाउंट? क्या सारी अमाउंट की प्रोविजन रिकॉर्ड कर लें? नहीं, लिक्विडेटर को कंफर्मेशन लेटर, एजिंग होता है रूटीन के डेटर के लिए। जब डेटर वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग में चला जाए ना
फिर एजिंग इररेलेवेंट हो जाती है। फिर अहम चीज ये है कि लिक्विडेटर जो पॉइंट हुआ है वो कितनी रिकवरी बताता है हमें कि होगी, क्योंकि लिक्विडेटर ने सारे, लिक्विडेटर पता है ना कौन होता है, सारे एसेट्स बेच के सारे क्रेडिटर को पे करता है। तो इसमें हमने लिक्विडेटर को कंफर्मेशन, लिक्विडेशन के हवाले से प्रोसीजर क्या होंगे, नंबर 1 लिक्विडेटर को कंफर्मेशन लेटर सेंड करना है, एक्सपेक्टेड रिकवरी पूछनी है। नंबर 2 ईयर एंड के बाद अगर लिक्विडेटर से रिकवरी हुई है उसको चेक करना है रिकवरी। नंबर 3 हम जो बैंकरप्ट हुआ है क्लाइंट, उसकी बैलेंस शीट को देख के भी अंदाजा लगा सकते हैं कितने एसेट्स का शॉर्टफॉल है, उससे भी पता चल जाएगा कितनी रिकवरी एक्सपेक्टेड है, कितनी अंदाजा हो जाएगा। ये 2-3 पर जब कोई डेटर बैंकरप्ट हो जाए तो हमने क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, नंबर 1 लिक्विडेटर को लेटर लिख के एक्सपेक्टेड रिकवरी पूछनी है। नंबर 2 ईयर एंड के बाद जो अगर एक्चुअल रिकवरी कोई हुई है उसको काउंट फॉर करना है। नंबर 3 जो डेटर बैंकरप्ट हुआ उसकी अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसका एनालिसिस करना है कि एसेट्स और लायबिलिटी में कितना शॉर्टफॉल है, जितना शॉर्टफॉल होगा उतनी की प्रोविजन रिकॉर्ड, उतने परसेंटेज, ये प्रोसेस। और मजीद एग्जिस्टेंस के लिए हम डेटर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, उनको इंस्पेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे प्रोसीजर किससे रिलेटेड होंगे, बैंकरप्सी ऑफ डेटर से रिलेटेड। ये तो रिस्क असेसमेंट के क्वेश्चन में भी पूछता है बैंकरप्सी ऑफ डेटर के 3-4 प्रोसीजर बताइए। अगर डेटर केस स्टडी के अंदर कहीं पे वो कह सकता है, रिस्क की केस स्टडी के अंदर, कंफर्मेशन की केस स्टडी के अंदर उसने बता दिया, या प्रोसीजर सब्सटेंटिव प्रोसीजर जो भी हमने नहीं पढ़ा उसमें किसी केस स्टडी में कह दिया कि डेटर बैंकरप्ट हो गया, क्या क्या प्रोसीजर लिखेंगे। स्टेप नंबर 1 लिक्विडेटर को कंफर्मेशन लेटर, फिर 2 ईयर एंड के बाद रिकवरी, फिर उसकी बैलेंस शीट का एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, और जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं। ठीक है, यहां पे फोकस हमारा किसके ऊपर होगा, लिक्विडेशन के ऊपर, रिकवरी के ऊपर। फर्क समझ रहे हैं, मैं नहीं समझ रहा। डेटर बैंकरप्ट हुआ, फोकस किसके ऊपर है, वैल्यूएशन के ऊपर। जवाब ही नहीं आया, फोकस किसके ऊपर है, एग्जिस्टेंस के ऊपर। ये जुमला जो मेरे मुंह से निकल रहा है आप समझ रहे हैं कि अगर जवाब ही नहीं आया फोकस किसके ऊपर होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ डेट, कि भैया ये डेटर एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, हमें कैसे पता चला, जवाब आया ही नहीं उससे। और अगर लिक्विडेटर पॉइंट हुआ है तो फोकस कौन सी वर्जन पे है, वैल्यूएशन के ऊपर। डन। यानी इसमें आपने कोई नो रिप्लाई के भी 2-3 प्रोसीजर बता देने, नॉन रिस्पॉन्स के, और 2-3 प्रोसीजर लिक्विडेशन के भी बता दें। ठीक है, अब ये आपके से में आएगा सर इतने प्रोसीजर, तो एक प्रोसीजर आ रहा है, बस 2-2, 3-3 तो आए, कोई बात नहीं। जैसे जैसे आप केस स्टडी पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे, मजीद प्रोसीजर आप ऐड होते जाएंगे आपके नॉलेज बेस में। ठीक है, अभी तो सिचुएशंस इतनी ज्यादा नहीं पड़ी ना, अभी इतने ज्यादा प्रोसीजर शायद आपके ज़हन में नहीं आएंगे जितने मैं आपको बता रहा हूँ या जितने किताब में लिखे हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे प्रोसीजर ऐड होते जाएंगे, केस स्टडी में पढ़ते जाएं, किसी भी सिचुएशन का जो नया प्रोसीजर आए उसे ऐड करते जाए अपनी वोकैबुलरी में, अपनी मेमोरी में। ठीक, आगे चले। लास्ट, स्मॉल डिस्ट्रीब्यूटर 6 लाख है, कंफर्म्ड बाय डेटर नॉट एप्लीकेबल। भाई नॉट एप्लीकेबल क्यों, कह रहा है दीज रिप्रेजेंट्स वेरियस स्मॉल डिस्ट्रीब्यूटर हुज बैलेंसेस वर बिलो ₹30,000। कह रहे छोटे छोटे हैं जिनके बैलेंस 30,000 से कम है, बहुत सी पार्टीज है। ड्यू टू इमटेरियल बैलेंसेस दे वर नॉट सिलेक्टेड फॉर सेंडिंग कंफर्मेशन। नॉट एप्रोप्रिएट, तो क्या करना चाहिए, हाँ बिल्कुल ही ना छोड़ें, ऐसा ना करें कि बिल्कुल ही इग्नोर कर दें, या तो नेगेटिव कंफर्मेशन सेंड कर लें, या अगर नेगेटिव ही नहीं करनी तो फिर रैंडमली कुछ आइटम्स को सेलेक्ट करके तो अदर टेस्ट ऑफ डिटेल परफॉर्म कर लें, कुछ अदर एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर लें, भाई कुछ ना कुछ कर लें। कंफर्मेशन नहीं भी करना ना तो कंप्लीटली इग्नोर ना करें। यहां पे उसने क्या कहा है, उसने बोला है कि कंफर्मेशन मैंने सेंड नहीं की क्योंकि बैलेंस छोटे छोटे थे। तो हमने उसे कहा भैया बेहतर रास्ता क्या था,
कि चलो छोटे छोटे बैलेंस है तो पॉजिटिव ना सही और नेगेटिव कंफर्मेशन ही सेंड कर दो। पहला प्रोसीजर ये। दूसरा प्रोसीजर, अगर नेगेटिव भी सेंड नहीं करनी तो फिर क्या करो, रैंडम बेसिस पे कुछ आइटम्स को सेलेक्ट करके तो टेस्ट ऑफ डिटेल परफॉर्म कर लो या एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर लो, भाई कुछ ना कुछ कर लो। क्लियर? तो अब मुझे बताइए जरा, क्या आपको पता चल गया कि इन चारों केसेस में क्या करना है? तो फिर से मुझे बताइए, इस चैप्टर के अंदर आईकैप सबसे ज्यादा जो केस स्टडी पूछता है क्या है कि डेटर का बैलेंस आपको बताएगा। क्या पूछेगा कि बताओ अब इस सिचुएशन में कंफर्मेशन का जवाब ये है, बताओ आपने क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, कैसे फैसला करेंगे? रिप्लाई को पढ़ के फैसला करेंगे। जैसा रिप्लाई वैसे प्रोसीजर। क्या? जैसा रिप्लाई वैसे प्रोसीजर, जैसा रिप्लाई वैसे प्रोसीजर। और तो कुछ नहीं आपके जहन में रहना, बस ये लिख लें किताब में कहीं, कंफर्मेशन वाले चैप्टर के ऊपर कहीं, कंफर्मेशन वाले चैप्टर। क्या? जैसा रिप्लाई वैसे प्रोसीजर, जैसा रिप्लाई वैसे प्रोसीजर। कि बाकी भी चीजें समझ आई हैं? कुछ नहीं समझ है आपको, चर्च पी गए हैं मुझे लग रहा है। क्या आपको देखा मुझे नींद आना शुरू हो गई? नहीं ऐसे नहीं है क्लास होनी, नहीं नहीं नहीं, चाय होनी चाहिए। आपकी जो हालत है आपके ऊपर तो इसका तेजाब भी असर नहीं करना इनके लिए। तो आईकैप में सबसे ज्यादा जो केस स्टडी पूछी जाती है वो समझ आ गई आपको? शाबाश। क्विक रिकैप करें, बताइए इस केस स्टडी में क्या क्या मसले थे। सबसे पहले इंटरम डेट का मसला था, दूसरा असर्शन का मसला था, तीसरा कंफर्मेशन इनडायरेक्ट आई थी, फिर डेटर हो गया था, फिर छोटे छोटे बैलेंसेस को उसने स्किप कर दिया था। ये सारी ऐसी प्रॉब्लम है जिनको आपने एड्रेस करना है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट केस स्टडी आपने मुझे बताना है कि ये केस स्टडी जो है वो क्या पूछ रहा है, और ये हमने अपने चैप्टर में कहां पढ़ी है। कह रहा है, बोल साइड बढ़ा के देखो, बढ़ता है अगर तो। हाँ ठीक है। रिक्वायरमेंट में क्या कह रहा है? इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ द अबव कैटेगरीज ऑफ कस्टमर डिस्कस द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ सेंडिंग नेगेटिव कंफर्मेशन। पहले उसने कहा था बोलो जो मैंने प्रोसीजर परफॉर्म किया वो एप्रोप्रिएट है कि नहीं। अब वो स्पेसिफाई कर रहा है क्या बताओ नेगेटिव कंफर्मेशन एप्रोप्रिएट है कि नहीं। इस रिक्वायरमेंट को पढ़ के मुझे पता चल गया कौन से वाला चैप्टर है, कंफर्मेशन वाला चैप्टर है। उसमें क्या पूछ रहा है? नेगेटिव कंफर्मेशन एप्रोप्रिएट है कि नहीं। इसमें सबसे अहम अल्फाज नेगेटिव कंफर्मेशन है, नेगेटिव कंफर्मेशन है। और बस अब किताब की तरफ नहीं देखना, ये मेरा भाई मेरे को बताएगा नेगेटिव कंफर्मेशन कब एप्रोप्रिएट होती है। अल्लाह जाने कब एप्रोप्रिएट, जब नो रिप्लाई हो। शाबाश। नेगेटिव, जब हमें पता है कि उसने जवाब ही नहीं देना तो नेगेटिव कंफर्मेशन देते ताकि हमारी इज्जत रह जाए कि ऐसा नहीं है कि उसने जवाब नहीं दिया, भाई हमने नहीं मांगा था, ऐसा है क्या। नेगेटिव कंफर्मेशन कब एप्रोप्रिएट है, नेगेटिव कंफर्मेशन कब एप्रोप्रिएट है, ये मेरा भाई बताएगा। नेगेटिव कंफर्मेशन कब एप्रोप्रिएट है? जब 4 कंडीशंस पूरी हो। सुभान अल्लाह। कंडीशन बताएं जरा। Inherent risk and control risk is low and auditor has obtained evidence about operating effectiveness of control। बताइए रिस्क में सिर्फ रिस्क कह रहा है कि इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क दोनों लिखे हैं, और आगे कंट्रोल्स की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है। तो ये भाई क्यों नहीं कर रहे कंट्रोल की बात? ये भाई इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क की बात अलग अलग क्यों नहीं कर रहे, सिर्फ एक लफ्ज रिस्क क्यों कह रहे हैं? ये है कंसेप्ट का और ड्राफ्टिंग का फर्क। कंसेप्ट में रिस्क बिल्कुल ठीक है कंसेप्ट इनका, जब रिस्क, लेकिन जब वो कंडीशन पूछेगा तो हमने ऑफिशियली उसको ड्राफ्ट करके देनी है। और दूसरी कंडीशन कौन सी थी? पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंसेस या स्मॉल वैल्यूज। और तीसरी कंडीशन कौन सी थी? तीसरी कंडीशन कौन सी थी? कौन सा रेट? एक्सेप्शन रेट। एक्सेप्शन रेट की एक्सपेक्टेशन रेट, एक्सेप्शन रेट लो होना चाहिए। शाबाश। और फोर्थ कौन सी थी?
कंफर्मिंग पार्टी विल नॉट डिसरिगार्ड रिक्वेस्ट। डिसरिगार्ड का मतलब क्या होता है? इग्नोर। कंफर्मिंग पार्टी हमारी रिक्वेस्ट को इग्नोर। ये 4 कंडीशंस पूरी होंगी तो फिर भैया इसमें क्या पूछ रहा है, इस केस स्टडी में क्या पूछ रहा है? ये भी कई दफा केस स्टडी पूछता है, इस केस स्टडी में क्या रिक्वायरमेंट है बताइए? थोड़ा ऊंची बोले बहन, ऊंची बोले। क्या पूछ रहा है इसमें कि नेगेटिव कंफर्मेशन अप्रोप्रिएट है कि नहीं, हमने फैसला करना है। उसने नेगेटिव कंफर्मेशन भेजी होगी, हमने फैसला करना है नेगेटिव कंफर्मेशन अप्रोप्रिएट है कि नहीं। ये फैसला किस बेस पे करेंगे? जहां चारों कंडीशन पूरी हो रही हुई नेगेटिव। अच्छा बताइए, ये 1 2 3 4 डेटर्स हैं या 4 तरह के डेटर्स हैं, सबका इकट्ठा डिसीजन होगा कि अलग अलग? हाँ, जब स्ट्रैटिफिकेशन होता है ना, स्ट्रैटिफिकेशन क्या होती है? डेटा को क्लासिफाई करना। जब स्ट्रैटिफिकेशन की जाए तो सैंपलिंग क्या कहती है, क्या करना है? हर स्ट्रेटा, हर क्लास में से सैंपल सेलेक्ट करना है और प्रोसीजर पर अप्लाई करना है और प्रोजेक्शन करनी है। क्या हर स्ट्रेटा की अलग अलग प्रोजेक्शन होगी कि इकट्ठी होगी? अलग अलग होगी। शाबाश, ठीक है। प्रोजेक्शन में किस चीज को इंक्लूड नहीं करते? एनोमली को। एनोमली क्या होती है और फिर इसका क्या करते हैं? एनोमली वन टाइम एरर, प्रोजेक्शन में इंक्लूड नहीं करना, टोटल। ओके शाबाश। आइए, अब ये 4 डेटर्स हैं, हमने अलग अलग डिसीजन, एक डिसीजन मैं करूंगा, बाकी फिर आपने उस सोच के मुताबिक डिसीजन करने। एग्रीड? कौन सा डिसीजन मैं करूं बताएं? डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, इंडिविजुअल? होलसेलर। चले जी, होलसेलर कर लेते हैं। नेगेटिव कंफर्म अप्रोप्रिएट है कि नहीं? सबसे पहला मेरा सोल, पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल वैल्यू। लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल वैल्यू, क्या ये लार्ज नंबर है कि स्मॉल नंबर है? अच्छा याद रखें, ये हमेशा विद रेफरेंस टू कंटेक्स्ट डिसाइड होगा। यानी मैं आपको नहीं बता सकता कि कितनी पार्टी लार्ज हैं कितनी स्मॉल। यहां पे देखते ही आपकी गट फीलिंग आपको बता देगी, आपकी जजमेंट आपको बता देगी कि ये क्या है? स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज आइटम। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ठीक है, ये आपको बता दें। जहां पे आपको लगे कि क्लियर डिसीजन नहीं हो रहा, जैसे फर्ज करें वो यहां पे कहीं पे 300 लिख देता, 400 लिख देता, 500 लिख देता, तो शायद हम क्लियर डिसीजन ना करें। वहां पे आप अपनी इफ करके अजम्पशन यूज कर सकते हैं, लेकिन यहां पे क्लियरली पता चल रहा है। अमूमी तौर पे 4 कैटेगरीज हो तो 2 स्मॉल होती हैं, 2 लार्ज होती हैं। क्लियरली आपको पता चल जाएगा, कोई रूल नहीं है कितनी कम कितनी ज्यादा, लिमिट नहीं है, लेकिन कंपैरिजन करके हमेशा पता चल जाएगा आपको आसानी के साथ। जैसे इसमें पता चल गया ना, तो मेरी एक कंडीशन पूरी होगी, क्या? पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ। आपने यहां पे फैसला करना है, इसको देख के फैसला नहीं करना अमाउंट को, सिर्फ नंबर ऑफ पार्टी को देख के फैसला कर लेना, बस खत्म। रूल दोनों बात बताता है, स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज वैल्यू या लार्ज नंबर ऑफ, ठीक है, लेकिन वो स्मॉल वैल्यूज होती हैं एवरेज। बहरहाल आपने इसकी बेस पे क्या, लार्ज नंबर हो गया, एक कंडीशन पूरी होगी नेगेटिव कंफर्मेशन की। दूसरी क्या है? परसेंटेज ऑफ कस्टमर्स हु कंफर्म द बैलेंस लास्ट ईयर, जिन्होंने बैलेंस कंफर्म किया। ये तो वो हो गया जिन्होंने एग्री किया। ये तो हो गया ओके का रेट, के नॉट ओके वाला रेट है, ओके वाला है। तो अगर एग्रीमेंट रेट 70% है तो एक्सेप्शन रेट कितना हुआ? एक्सेप्शन डिसएग्रीमेंट है 30%। तो क्या बताया था, कितने परसेंट हाई है? 15% तक लो है, 15% से ज्यादा। तो यहां पे एक्सेप्शन रेट क्या है? हम पहले कहेंगे, इसमें पहले हेडिंग देंगे होलसेलर की। पहली चीज क्या लिखेंगे? लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंसेस है, कंडीशन पूरी हो रही है। दूसरा क्या लिखेंगे? एक्सेप्शन रेट इज हाई, कंडीशन पूरी नहीं हो रही। फिर इसके बाद रिस्क लो है, ये भी कंडीशन पूरी हो रही है। तो ये तीनों कंडीशन लिख दे, लेकिन चूंकि एक कंडीशन वायलेट हो रही,
तो एक भी कंडीशन वायलेट अगर हो जाए, ठीक है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, होलसेलर के आगे क्या लिखेंगे, नेगेटिव कंफर्मेशन इज नॉट अप्रोप्रिएट बिकॉज एक्सेप्शन रेट इज हाई, दैट इज 30%। इतना लिख दे काफी है। जो कंडीशन मीट हो रही है वो लिखने की जरूरत नहीं, वायलेट हो रही है वो लिख दे, ठीक है। मीट वाली भी लिख सकते हैं लेकिन यहां पे लाजमी नहीं, क्योंकि एक भी अगर वायलेट हो रही हो तो नेगेटिव कंफर्मेशन नॉट अप्रोप्रिएट हो जाती है। डन। तो होलसेलर में क्या हुआ, नॉट ओके। अब आप लोग बताइए क्या, पहले बताइए क्या नेगेटिव कंफर्मेशन अप्रोप्रिएट है? क्यों नहीं है? बिकॉज पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज, ठीक है, डन। और नहीं, रिस्क लो है, रिस्क रीजन नहीं है। नेगेटिव कंफर्मेशन नॉट अप्रोप्रिएट होने की रीजन रिस्क नहीं है, बल्कि क्या है, और एक्सेप्शन रेट लो ही है। एक्सेप्शन रेट भी रीजन नहीं है, क्योंकि एक्सेप्शन रेट भी लो है। तो रीजन है तो कौन सी है? तो बताइए डिस्ट्रीब्यूटर में नेगेटिव कंफर्मेशन नॉट अप्रोप्रिएट की रीजन क्या है? स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज। डिस्ट्रीब्यूटर की स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज एड। होलसेलर की नेगेटिव कंफर्मेशन नॉट अप्रोप्रिएट की रीजन क्या है? सिर्फ एक रीजन, जो वायलेट हो रही है वही लिखे, जो मीट हो रही है वो लिखने की जरूरत नहीं है। रेस्टोरेंट, नेगेटिव कंफर्मेशन अप्रोप्रिएट के नॉट अप्रोप्रिएट? नॉट अप्रोप्रिएट। क्यों? यहां पे दो रीजन आ, हाँ, एक स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज वैल्यू और दूसरी रीजन क्या है? एक्सेप्शन रेट भी हाई है। दोनों लिख दें, ठीक है। इसमें सिर्फ एक लिखे, क्योंकि जो वायलेट है वो फोकस करना है ना। इसमें एक वायलेट हो रही थी, एक लिखा, इसमें एक वायलेट हो रही है, लिखा, इसमें दो वायलेट हो रही है, दोनों लिखे। वो जब मीट करवानी है तब होगी, अभी नहीं, जब नेगेटिव कंफर्मेशन अप्रोप्रिएट होगी। देखिए अप्रोप्रिएट, जब आपने कहना है नेगेटिव कंफर्मेशन अप्रोप्रिएट, तो आपको चारों कंडीशन साबित करनी पड़ेंगी। जब नेगेटिव कंफर्मेशन नॉट अप्रोप्रिएट है तो फिर आपने कंडीशन साबित नहीं करनी, बल्कि कंडीशन वायलेट जो हो रही है वो लिखनी है। बस समझ रहे हैं? जो कंडीशन पूरी हो रही है वो नहीं लिखनी। जब नेगेटिव कंफर्मेशन अप्रोप्रिएट होगी ना, तो जो कंडीशन पूरी हो रही है वो लिखेंगे चारों। और जब नेगेटिव कंफर्मेशन नॉट अप्रोप्रिएट होगी, तो नॉट अप्रोप्रिएट में वो नहीं लिखना जो पूरा हो रहा है, वो लिखना है जो वायलेट हो रहा है। अभी समझे हैं? नेगेटिव कंफर्मेशन जब अप्रोप्रिएट है तो क्या लिखना है सोल्यूशन में? वो कंडीशन जो पूरी हो रही है। और जब नेगेटिव कंफर्मेशन नॉट अप्रोप्रिएट है तो क्या लिखना है? वायलेट हो रही है। ये हुई ना बात। एक वायलेट हो रही हो एक लिखे, दो वायलेट हो रही हो दो लिखे। ये केस स्टडी लिखेंगे फिर आपको पता चलेगा कि क्या क्या लिखना होता है, कितना लिखना होता है। इंडिविजुअल कस्टमर्स, नेगेटिव कंफर्मेशन अप्रोप्रिएट या नॉट अप्रोप्रिएट, और कोई नहीं बोलेगा, पूरी क्लास के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे ये बताएंगे नेगेटिव कंफर्मेशन अप्रोप्रिएट के नॉट अप्रोप्रिएट। नॉट अप्रोप्रिएट क्यों? पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंसेस, एक्सेप्शन रेट हाई है। एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट्स को आपने ध्यान से नहीं सुना। मैंने कहा था वो वाली बहन जी सिर्फ बताएंगी, रिक्वायरमेंट को ध्यान से सुन लिया करें। तो क्यों, किस लिए? शाबाश, एक्सेप्शन रेट है। कितना एक्सेप्शन रेट है? वो ये तो 20% लिखा है, पता नहीं सारे क्यों 80% कह रहे हैं। ओके, एग्रीड है, डन, समझ आ गया। तो आज दो तरह की केस स्टडी जैसे ही आपके सामने है, या आपने उनको रगड़ देना। वो दो तरह की केस स्टडी कौन सी? कंफर्मेशन में एक कौन सी? जब क्या करेगा?
जब कंफर्मेशन का रिस्पांस आएगा और हमें से पूछेगा क्या करना है, तो भैया पता चल गया आपको कैसे टैकल करना है इसी केस। और दूसरी कौन सी केस स्टडी? हाँ, जब वो पूछेगा नेगेटिव कंफर्मेशन एप्रोप्रिएट है कि नहीं, तो कैसे फैसला करना है? 4 शर्तों पे। नेगेटिव कंफर्मेशन वाली केस स्टडी का एक अच्छा असूल तरीका ये होता है, सबसे पहले 4 कंडीशन लिख लें, उसके बाद आगाज करें केस स्टडी का। नेगेटिव कंफर्मेशन जब पूछे तो क्या करना है, लिख दे, फिर उसके बाद कहें स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, वो ताकि आपको पता चल जाए कि कौन कौन सी वाली पूरी हो रही है। जी हाँ, ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह सकते हैं। उन्होंने कहा सर इसका ताल्लुक जो है ये एक्सेप्शन रेट है, इसका ये भी तो मतलब है कि बाकी 80% ने इग्नोर किया हो। कस्टमर हैज डिसरिगार्डेड कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, 20% ने एग्री किया है। आर्गुमेंट इनका ये, हालांकि आर्गुमेंट बताने की जरूरत नहीं, बिला वजह आप कंफ्यूज होंगे, लेकिन मैं जल्दी से बता रहा हूं, जिसको समझ आ जाए ठीक है, जिसको नहीं समझ आए वो इग्नोर करे। अब जो मैं बात आगे करने जा रहा हूं वो अहम नहीं है, इग्नोर करना इग्नोर करने, जो सुनना चाहते हैं वो सुन लें। इनका सवाल यह है कि सर जो 80% जिन्होंने कंफर्म नहीं किया, आपने उनको बोला कि वो एक्सेप्शन रेट है, हाई है, तो नेगेटिव कंफर्मेशन दुरुस्त नहीं। ये भी तो हो सकता है कि 80% डिसएग्रीमेंट ना हो बल्कि नॉन रिस्पॉन्स हो, बिल्कुल हो सकता है। उस सूरत में ये फिर एक्सेप्शन रेट में नहीं जाएगा, किधर चला जाएगा, डिसरिगार्ड में। लेकिन कंक्लूजन फिर भी यही है, क्या बोला कि डिसरिगार्ड, कस्टमर 80% कस्टमर ने डिसरिगार्ड कर दिया। तो जब हमें पता है कस्टमर डिसरिगार्ड करेगा, इग्नोर करेगा, 80% कस्टमर इग्नोर करेगा, 80% जवाब नहीं देगा, तो फिर नेगेटिव कंफर्मेशन उस सूरत में भी नॉट अप्रोप्रिएट। तो चाहे जो जवाब नहीं आया उसे एक्सेप्शन की तरफ ले जाएं, थर्ड कंडीशन की तरफ, चाहे फोर्थ कंडीशन डिसरिगार्ड की तरफ ले जाएं, आंसर सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक्सेप्टेबल है। डन जी। 2 तरह की केस स्टडी कंफर्मेशन आइंदा जब कभी भी आए टैकल कर लेंगे। आइए वापस चलते हैं, आप अब चलते हैं चैप्टर की तरफ। भाई बाकी तो थोड़ा सा टाइम रह गया, सब 15 मिनट रह गए। 15 मिनट में क्या पढ़ा देना आपने, बोले बोले सब 15 मिनट में क्या पढ़ा देना, तो भाई कोई नहीं, जो पहले 1 घंटे में नहीं पढ़ाया आगे 15 मिनट में भी क्या कुछ नहीं। हाँ एक चीज है, क्या भैया, ऐसा है कि सैंपलिंग की रिवीजन कर लेते हैं। चैप्टर खुला कंफर्मेशन का है, रिवीजन सैंपलिंग की जादू, वो देखिए कैसे लगा। क्या लगा भाई, आपका जो पार्टनर होता है ना, आपने ये पीछे जितने भी प्रोसीजर परफॉर्म किए, क्या पार्टीज को सेलेक्ट किया, सीएफओ से कंफर्मेशन लेटर लिया, सीईओ से कंफर्मेशन लेटर का सेंड किया, आपने कोई 200 पार्टीज को सेलेक्ट किया, प्रैक्टिकली तो बहुत ज्यादा डेटास होते हैं ना। कंफर्मेशन लेटर सेंड किया, जवाब आया, किसी का जवाब आया एग्री करता था, किसी का जवाब ही नहीं आया, किसी का डिसएग्रीमेंट था, अल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म किए वगैरह वगैरह। कहता है ये सारा जो आपने आपकी अलिफ लैला है ना, आपने सारी पूरे 3 महीनों में काम किया। पार्टनर को इससे कोई गर्ज नहीं है, पार्टनर को गर्ज होती है समरी से। तो कहता है ये जो आपने, आपको वो पेज बनाना सिखाते हैं जो अगर आपने सही बना लिया तो पार्टनर आपकी डिटेल डॉक्यूमेंट देखेगा ही नहीं। पार्टनर सबसे पहले स्टार्ट कहां से करता भला, समरी से। अगर समरी से उसको पता चल जाना कि जो आपने प्रोसीजर परफॉर्म किया ठीक किया, वो डिटेल में नहीं जाता। हमारी फर्म में एक सीनियर थे, उनके बारे में मशहूर था कि उनका जो वर्किंग पेपर का जो पहला सफा होता है समरी, उसको हम बोलते थे टॉप शीट। टॉप शीट तो मुख्तलिफ फर्म में मुख्तलिफ नाम होते हैं, हमारी फर्म में उसे बोलते हैं टॉप शीट। टॉप शीट का मतलब हर एरिया का पहले वाला सफा जिस पे समरी होती है कि क्या कुछ किया हुआ है। तो हमारी फर्म में मशहूर था वो सीनियर, इतना पक्का है काम का कि पार्टनर उसका सिर्फ पहला पेज देखता है, डिटेल देखता ही नहीं। तो जब इतना रिलायंस आ जाए ना पार्टनर का, तो इसका मतलब ये है कि अब आपकी अपनी जिंदगी भी आसान। तो कहता है हम आपको वो पेज बनाना सिखाते हैं कंफर्मेशन में कि अगर ये पेज आपने सही बना लिया और पार्टनर को सारा कुछ समझ आ गया कि आपने क्या काम किया है, तो आगे डिटेल में पार्टनर चेकिंग नहीं करेगा। ये अब क्या कर रहा है, प्रिपरेशन ऑफ समरी एंड रीचिंग ए कंक्लूजन। क्या सिखा रहा है भला इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव में? इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव, हाँ, कि जो कुछ काम किया है उसकी समरी कैसे बनानी है। ये समरी किसके लिए बन रही है भला? पार्टनर के लिए। और समरी को हमने ऐसे बनाना है कि हर चीज इसमें लिखी हो ताकि पार्टनर को हम ना हमसे पूछने की जरूरत है ना डिटेल अंदर डॉक्यूमेंट्स को देख।
क्योंकि जितना पार्टनर डिटेल डॉक्यूमेंट्स में जाएगा ना, आपकी हर डॉक्यूमेंट पे क्लास होगी, ये पक्का है, ये पक्का। आपका कोई डॉक्यूमेंट परफेक्ट नहीं होता, ये ज़हन में रखे। कोई ना कोई कसर सीनियर ने निकालनी हो ना, क्लास कर दी हो, जिसने सीनियर का मूड हो क्लास करनी है, तो बस जितना मर्जी डॉक्यूमेंट आप अच्छा बना ले, क्लास हो ही जाती है। तो आपने लेकिन कोशिश करनी है क्या कि सारी समरी इधर डिटेल में ना पार्टनर जाए। डिटेल में गया तो फिर हम गए। कह रहे हैं सबसे पहले समरी की शक्ल ये होगी, आपने क्या करना है, सबसे पहले लिखना है क्या, ये छोटा सा टेबल बना देना है। इस टेबल में आपकी सारी कहानी लिखी हुई है। पहली कैटेगरी क्या लिखे, रिप्लाई रिसीव्ड एंड, कहता है फर्ज करें आपके टोटल ये डेटर्स थे, ये टोटल सैंपल ये था, और आपके डेटर्स थे ये नीचे, उसने एग्जांपल बताई है। एग्जांपल कह रहा है फर्ज कीजिए आपके टोटल डेटर्स कितने थे, 12,48,900 के टोटल डेटर्स थे। आपने सैंपल कितने का सेलेक्ट किया, 5,79,500 का, 5,79,000 सा, ठीक है, लगभग कोई 40% के करीब का सैंपल उठाया। फिर क्या हुआ, इस 5,79,500 का सैंपल उठाया तो क्या हुआ, 4,65,600 के रिप्लाई रिसीव आए, एग्री हो गए, रिसीव हो गए, एग्री। बताइए ये ओके के नॉट ओके, ओके टिक लगा दो। दूसरा एक्सेप्शन आइडेंटिफाई हुई 56,000, लेकिन रिकनसाइल हो गई, यानी इनिशियली प्रॉब्लम सामने आई लेकिन फर्दर रिजॉल्व हो गई। बताइए ये प्रॉब्लम अभी भी है कि नहीं है? जो मिस स्टेटमेंट मैनेजमेंट करेक्ट कर दे ऐसा हो जाता है जैसे कभी मिस स्टेटमेंट थी ही नहीं। तो ये भी ओके या नॉट ओके? इसके साथ भी टिक लगा दे। नेक्स्ट, नॉन रिप्लाईज, रिप्लाई आया ही नहीं भाई। एक्सेप्शन में और नॉन रिप्लाई में क्या फर्क है भैया? एक्सेप्शन में और नॉन रिप्लाई में क्या फर्क है? हाँ, नॉन रिप्लाई में रिप्लाई देता ही नहीं, एक्सेप्शन में वो जो डिफरेंस होता है वो बता। शाबाश शाबाश शाबाश। नॉन रिप्लाई ऊपर एक्सेप्शन था, ये नॉन रिप्लाई है, लेकिन हमें अल्टरनेटिव प्रोसीजर से एविडेंस मिल गया। ओके या नॉट ओके? ओके टिक कर दे इधर भी। ठीक है, एक्सेप्शन स्टिल ओके या नॉट ओके? इसका मतलब है ये सारी समरी के अंदर सिर्फ यही आपका एरर या मिस स्टेटमेंट है 14,300, बाकी नहीं है। इस बात से एग्री करते हैं? अच्छा मुझे बताइए, आपने जो कुछ पीछे परफॉर्म किया पूरे चैप्टर में, ये सारी समरी है कि नहीं है? पहले तो ये बताएं। मतलब जो पार्टनर देखना चाहता है समराइज्ड इंफॉर्मेशन, वो इधर ही है। पार्टनर नहीं देखना चाहता है भाई इस एरिया में गड़बड़ है कि नहीं, क्या उसे समरी से पता चल जाएगा कितनी गड़बड़ है? 14,300। तो बताइए इस डेटर में टोटल कितनी मिस स्टेटमेंट हो गई? गलत। फिर से बताइए डेटर में टोटल कितनी मिस स्टेटमेंट हो गई? प्रोजेक्ट करेंगे, सैंपल को प्रोजेक्ट करना होता है, याद है कि नहीं? सैम्पलिंग में सीखा था। प्रोजेक्शन सीखी कि नहीं सीखी? और सीखी तो करके बताएं। 5,79,500 में 14,300 की मिस स्टेटमेंट हो तो 12,48,900 में कितने की मिस स्टेटमेंट होगी? ये रॉकेट साइंस फार्मूला कैलकुलेट करके कोई मुझे बता सकता है? ये भाई नहीं बता सकते। परसेंट। शाबाश शाबाश। वो डंडा किधर गया? छोड़ मैसेज छोड़, इधर एरिया फुड़ गया। परसेंटेज, परसेंटेज निकाली गलत किया क्यों? इन बहन जी ने परसेंटेज निकाली गलत किया क्यों? ये डेविएशन नहीं, मिस स्टेटमेंट है। ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल नहीं, टेस्ट ऑफ डिटेल है। टेस्ट ऑफ डिटेल है ना, अमाउंट्स को वेरीफाई कर रहे हैं। तो 14,300 डिवाइडेड बाय 579,500 मल्टीप्लाई बाय 1,248,900। बताइए कैलकुलेशन कितनी की प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट है? क्या ये कैलकुलेट करके छोड़ देंगे
कि इसको हमने सैम्पलिंग में क्या सीखा था, प्रोजेक्टेड में स्टेटमेंट को किसके साथ कंपेयर करना है, मटेरियलिटी के साथ, या परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, या जो भी उसने दिया हो, जो भी उसने दिया हो, कंपेयर टू। अगर मटेरियलिटी लेवल 50,000 है तो कुछ नहीं करना, अगर मटेरियलिटी लेवल 20,000 है तो ये मटेरियल क्रॉस कर जाती है उसको, फिर हमने क्या करना है, फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करना। डन। ये सारी साइंस समझ आई क्या है, कोई नया कंसेप्ट नहीं है, सिंपल सिर्फ उसने आपको सैंपलिंग की जो प्रोजेक्शन थी उसको दोबारा सिखाया, कंफर्म, और कोई चीज इसमें नहीं थी। डन, इसमें कोई चीज नहीं थी। एंड पे लास्ट आपको सिर्फ उसने ये कि कहीं आप ये ना कहें सर कंफर्मेशन के बारे में इतना कुछ सिखाया, कंफर्मेशन लेटर दिखाया नहीं, तो ये ले कंफर्मेशन लेटर, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, सवाब की नियत से देख ले और पढ़ ले। सवाब इसलिए क्योंकि इसको देख के पढ़ के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, उसको सॉल्व करेंगे, पास होंगे, रिस्क हलाल कमाएंगे हम, ठीक है। इस नियत से कह रहा है पॉजिटिव कंफर्मेशन लेटर क्या होता है, ये ऐसा लेटर है, ये रिटन बाय मैनेजमेंट, हाँ, अहम चीज ये नहीं है लिखा किसने है, अहम चीज क्या है, सेंड किसने किया, रिसीव किसने किया। ये मैनेजमेंट से हम इसलिए लिखवाते हैं क्योंकि हाँ अब वो ऑथोराइज परमिशन होती है, ऑथोराइजेशन, ठीक। मैनेजमेंट ऑफ द क्लाइंट कंपनी, द कंपनीज नेम एंड एड्रेस अपीयर एट द टॉप, जाहिर है जो कंपनी का लेटर हेड होगा उसके ऊपर ही होगा। This provide the customer with management authorization to release the information directly to auditor. Auditor, हाँ, ऑडिटर सेंड करेगा, क्लाइंट नहीं करेगा, पक्का। जरा पढ़ के देखिए, आपको समझ आ रही है ये कैसा, क्लाइंट लेटर हेड है, क्लाइंट का ये क्लाइंट का आगे नाम होगा, लेटर हेड में नाम शाम सारा नाम पता आ जाता है। इसमें डेटर का नाम होगा, कौन से डेटर का नाम, डियर। प्रैक्टिस में हम क्या करते थे, कॉपियां, ये जो टेम्पलेट होता था उसकी कॉपियां करवा लेते थे और मैनुअली लिखते जाते थे। फिर उसके बाद में कंप्यूटर होता था, तो कंप्यूटर जिसके बाद जिस क्लाइंट पे कंप्यूटर था हमारे पास, उसमें एक टेम्पलेट बना के क्लाइंट लिस्ट बना लेते थे हम, ये डेटा है, ये बैलेंस है, कॉपी पेस्ट, उधर से कॉपी किया एक्सेल की शीट से, वर्ड में पेस्ट कर दिया, कंफर्मेशन लेटर बन गया। फिर अगला कॉपी पेस्ट करे, फिर एंड पे एक प्रिंट की कमांड भेजी, वो सो कंफर्मेशन लेटर तैयार। चलो भाई, एट द रिक्वेस्ट ऑफ आवर ऑडिटर, क्योंकि प्रैक्टिकली क्लाइंट कहता है सर जी जाएगा हमारी तरफ से ही, हमारे भी हाफ पे आप बना लें, ड्राफ्ट हमें ईमेल कर दीजिएगा, हम प्रिंट करके अपने लेटर हेड पे साइन कर। प्रैक्टिस में ये चलता रहता है। एक लिस्टेड कंपनी, वैसे अब आपने एग्जांपल को भूल जाना है, एक लिस्टेड कंपनी थे, उसका था हाफ ईयरली रिव्यू, यानी 6 महीने के बाद जो था ना, हमने लॉ में पढ़ा होगा। सीएफओ कहने लगा सर इनकम स्टेटमेंट हम बनाएंगे, बैलेंस शीट हम बनाएंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट आप बना दीजिएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट जरा मुश्किल होती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आप बना दीजिएगा। बताइए जरा, क्या ऑडिटर कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर कर सकता है क्लाइंट के लिए, जिसको उसने बाद में, कौन सा थ्रेट राइज हुआ, सेल्फ रिव्यू थ्रेट हुआ, हमने फौरन कह दिया नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। बाद में फिर क्या, हाँ कर आके को थोड़ी हेल्प करके, टैली करके क्लाइंट को फिर खुद बना, खुद नहीं बनाई, मतलब समझ नहीं जरा, हाँ कुछ करके ना क्लाइंट को दिया और क्लाइंट से कहा अब आप हमें सेंड करें। पहले बना के क्लाइंट को सेंड की, क्लाइंट को दी अलग से प्राइवेट ईमेल के जरिए से, फिर क्लाइंट को क्या कहा, ऑफिशियल ईमेल से सेंड करते हैं। ये वैसे एग्जाम्पल, ये समझ लीजिए इमेजिनरी एग्जाम्पल है, ये हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, आप इसको सच समझ रहे हैं, हाइपोथेटिकल, आपको सिर्फ समझाने के लिए, आपको सिर्फ समझाने के लिए, ऐसा ना समझिएगा, ऐसा ना समझे। हाँ चले, तो बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि अगर फर्ज करें, मैं नहीं कुछ कहना चाहता लेकिन बताना भी चाहता हूँ प्रैक्टिस की बात, लेकिन कुछ कहना भी नहीं चाहता, कि कभी कभी क्लाइंट कहे ना हेल्प कर दें,
तो प्राइवेटली हेल्प कर दे, सरकारी तौर पे नहीं, सरकारी तौर पे ये लेटर कौन भेजेगा हमें, बनाएगा कौन, साइन कौन करेगा, मैनेजमेंट। हाँ, बाज़ औक़ात ऐसी चीजें होती है वो जैसे वो एंगेजमेंट लेटर होता है ना, वो क्लाइंट कहता है सर आप ही बना दें, हम सिर्फ साइन कर लेंगे। इसके अलावा एक और दो इन्फॉर्मेशन होते हैं जो हमें क्लाइंट से चाहिए, क्लाइंट कहता है सर हमें फॉर्मेट बना दे, या यूं कह लीजिए कि हमने फॉर्मेट क्लाइंट को दे देते हैं, छोड़े सारा कुछ भूल जाए, कंफर्मेशन वापिस आए, डेट है, ये वाली डेट अहम नहीं है, ये जब मर्जी भेजे, 31 दिसंबर का बैलेंस कंफर्म कर, बैलेंस किस डेट का कंफर्म करना है, 31। लेटर 5 जनवरी को भेजे, 10 जनवरी को भेजे, 15 जनवरी को भेजे, ये टेंशन नहीं है। टेंशन किस बात की है कि लेटर में बैलेंस किस डेट का कंफर्म करवा रहे हैं, ये लाजमी लिखना है। ये ना हो आप इंटरम डेट का करवा रहे हो, क्लाइंट बैलेंस शीट डेट का, आप बैलेंस शीट डेट का करवा रहे हो, क्लाइंट इंटरम का कर। एट द रिक्वेस्ट, अब क्लाइंट कह रहे हैं अपने डेटर को, क्लाइंट क्या कह रहा है, ये क्लाइंट की तरफ से खत जा रहा है क्लाइंट के डेटर के नाम पे। ए डेटर, हमारे ऑडिटर ने रिक्वेस्ट की है, आर्थर नाम है ऑडिटर, और उसका बुलाए मेहरबानी हमारा जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उसे कंफर्म करें। किस डेट का, जिसने ये डेट ना लिखी उसका कंफर्मेशन लेटर रिलायबल नहीं है। क्यों, पता ही नहीं चलेगा किस डेट का बैलेंस कंफर्म किया। अकॉर्डिंग टू आवर रिकॉर्ड योर बैंक बैलेंस इज दिस। ये कौन सा टाइप ऑफ कंफर्मेशन है, नेगेटिव नहीं, मेथड 1। पॉजिटिव कंफर्मेशन में 2 मेथड थे ना, मेथड 1 मेथड 2। एक मेथड था जिसमें रकम लिखनी है, एक में नहीं लिखनी। मेथड 1 में क्या करते थे, अमाउंट लिखते थे ना, ये मेथड 1। और कह रहा है मैंने स्टेटमेंट भी अटैच कर दी ताकि अगर फर्क है तो आप अटैच कर लें उसको। If you agree with the amount, sign below and return this letter directly to our auditor using the enclosed envelope. Enclosed envelope क्यों देते हैं भला, अलग से envelope क्यों देते हैं, ताकि उसका खर्चा कम हो। खर्च कम हो तो रिस्पॉन्स रेट बढ़ जाता है। If you disagree, inform our auditor directly about your record, provide detail of disagreement. बताइए पॉजिटिव कंफर्मेशन है कि नेगेटिव, कैसे पता चला, बैलेंस एग्री करे तो भी और ना एग्री करे तो भी जवाब देना। बस ये ऐसा होता है कंफर्मेशन। कैसा हो, बोल पूछे सर कैसा होता है कंफर्मेशन लेटर, ऐसा होता है। हमारा कंफर्मेशन लेटर कैसा हो, जैसा किताब में बना है ऐसा। ऐसा ना हो कि डेट ही नहीं है, ऐसा ना हो कि आपने उसे रीजन ही ना पूछी हो कि भैया अगर डिसएग्रीमेंट है ना तो होने दो, हमें रीजन बताने की जरूरत नहीं, हमें खुद ही पता चला। ऐसा नहीं है, बल्कि क्या बोला है, प्रोवाइड डिटेल्स अबाउट एनी डिफरेंस। अगर डिसएग्रीमेंट हो उसकी रीजन बतानी है। ऐसा ना हो कि एनवेलप साथ में दिया ही ना हो, रिस्पॉन्स रेट कम हो जाएगा। ऐसा ना हो कि डेट लिखी ही नहीं है। ऐसा ना हो कि डायरेक्टली क्लाइंट को मिल रहा हो और क्लाइंट हमें दे रहा हो। ऐसा ना हो, बल्कि कैसा हो, जो डायरेक्ट हो, जिसमें डेट लिखी हो, जिसमें एनवेलप हो, जिसमें डिसएग्रीमेंट हो तो उसकी रीजन पूछी गई हो। ऐसा हो, कैसा हो कंफर्मेशन लेटर, यही बता रहा है, यही बता रहा है कि डायरेक्ट हो, बैलेंस जो कंफर्म करवा रहे हैं उसकी डेट दी गई हो। बैलेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर डिफरेंस है तो रिकंसिलिएशन, यानी ये है, ये रिकंसिलिएशन, ये रिकंसिलिएशन का मतलब क्या बताओ, डिफरेंस किस वजह से। इनवेलप साथ दो, ऑथराइज सिग्नेचर करके भेजो, सिग्नेचर के बगैर आपको जवाब ही किसी से नहीं देना। देखिए ये चीजें सारी एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड रिक्वेस्ट ऊपर पूरे हो रही हैं तो आपके कंफर्मेशन लेटर में भी, इफ एनी ऑफ दीज इज मिसिंग, रिक्वेस्ट इज इनकम्प्लीट एंड मे नीड टू बी रीड्राफ्टेड। ये है जी हमारा कंफर्मेशन का टॉपिक। क्लियर हो गया जी, कोई प्रॉब्लम? तो आज हमने जो अहम चीज सीखी वो सीखी केस स्टडी करनी। 2 तरह की केस स्टडी हमने हैंडल करना सीखी आज। कौन सा सी? कंफर्मेशन का जब जवाब आए तो डिफरेंस के लिहाज से
क्या प्रोसीजर होंगे वो सीखे, और ये सीखा कि कब नेगेटिव कंफर्मेशन अप्रोप्रिएट है और कब नहीं है, ये सीखा। और तीसरी चीज जो हमने सीखी कंसेप्ट में वो कि कंफर्मेशन लेटर कैसा हो, ऐसा हो जैसा किताब में है लिखा हुआ। ठीक है जी, चलिए होम असाइनमेंट जरूर कीजिएगा। और होम असाइनमेंट में क्या दिया भला आपको, केस स्टडी है, कुछ 3 केस स्टडीज हैं और एक और का था मैं भूल गया, अजर्शन, हाँ बिल्कुल अजर्शन जरूर कीजिएगा। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं, अल्लाह हाफिज।